हमारे रजक समाज के लोग कश्मीर से कन्याकुमारी, पोरबंदर से सिलचर और नागपुर से भोपाल, महाराष्ट्र, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, हर जगह से आज इस मंच पर उपस्थित हुए हैं। हमें लगता है कि यह पहली बार हुआ है कि रजक समाज किसी एक महापुरुष के बैनर तले, किसी एक महापुरुष के नाम पर अब रजक समाज इकट्ठा होने लगा है। पहले इनकी कोई अपनी आइकॉन नहीं हुआ करती थी, ये बिखरे हुए थे। मुझे बहुत ही फख्र के साथ कहना पड़ रहा है कि आज रजक समाज को अब उनके अधिकारों को लेने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि वो अब लड़ना सीखने लगा है, इकट्ठा होने जानने लगा है। सबसे पहले मैं अपने बारे में परिचय दे दूं कि मैं आपके समाज से ही आता हूं और मैंने आपके समाज पर एक किताब लिखा है, रजक समाज रामराज से लोकतंत्र तक। बहुत जल्दी आपके पास वो आएगा और आप उसे पढ़ेंगे। मुझे इस सभा में ये कहने के लिए बोला गया कि आप एक राष्ट्र, एक जाति और एक आरक्षण पर विस्तार पूर्वक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ बोलिए। उसके बाद मैं सेकेंड पार्ट में आपके समाज का थोड़ा हाइलाइट्स दूंगा, क्योंकि समय कम है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे भारत में जो रजक समाज की आबादी है वो 5 करोड़ 22 लाख है 2011 के जनगणना के अनुसार, और ये पूरे पॉपुलेशन का 4.01% होता है। जो समाज, जो हमें आरक्षण दिया गया है वो आर्टिकल 330 के तहत हमें पार्लियामेंट में आरक्षण दिया गया है, और 332(1) के तहत हमें विधानसभा में आरक्षण मिला है, और 335 आर्टिकल के तहत हमें नौकरियां और प्रमोशन में रिजर्वेशन मिला है। और हम पूरे भारतवर्ष में रजक समाज को एक एससी या ओबीसी में एक समान दर्जा नहीं है। भारतवर्ष के 14 राज्य में और 5 केंद्र शासित प्रदेश में रजक समाज ओबीसी में आता है। देश के 15 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में रजक समाज एससी कैटेगरी में रखा गया है। मैं ये बताना चाहता हूं कि 1950 में जब शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजंस डाला जा रहा था कॉन्स्टिट्यूशन में कि किस जाति को शेड्यूल कास्ट में रखा जाए और किस जाति को ना रखा जाए, उसमें 3 पैरामीटर फिक्स किए गए थे। एक था सोशली बैकवर्डनेस ऑफ द कम्युनिटी, आप उसे स्टेटस भी कह सकते हैं। दूसरा था एजुकेशनली स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी, और तीसरा था अनटचेबल स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे पूर्व वक्ता भी बोल चुके हैं, आपको विस्तार से बता चुके हैं कि हम सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, हम इसमें विस्तार से नहीं बोलेंगे। दूसरी बात जो उन्होंने नहीं बताया वो मैं बता रहा हूं, जो एजुकेशन का नेशनल एवरेज है वो 74% है, लेकिन रजक समाज का एजुकेशनल स्तर सिर्फ 15% है। अब आप देखिए, लगभग हम 25% में ही हैं। तो मैं मानता हूं कि मैं एजुकेशनली बैकवर्ड हूं। आज भी हमारे धोए कपड़े को या तो गंगा जल की छींट लगा करके उसे एक्सेप्ट किया जाता है, गांव घर में रखा जाता है, या उसे पानी में भिगोकर उसे घर में ले जाया जाता है। इसका मतलब यह है कि आज भी हम छुआछूत के शिकार हैं। अगर मैं सोशली बैकवर्ड हूं, अगर मैं एजुकेशनली बैकवर्ड हूं, अगर मैं अनटचेबल हूं, तो मैं भारत के संविधान के अनुसार धोबी जाति क्वालिफाई करता है एससी में आरक्षण के लिए। दुनिया की कोई शक्ति से नहीं रोक सकती है। कमी हम में है कि हम सरकार के पास अपनी बातों को पहुंचा नहीं पा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी हर जगह हम अनटचेबल है, हर जगह हमारी सामाजिक स्थिति खराब है। सिलचर से पोरबंदर, चाहे वो नागपुर हो या भोपाल हो,
चाहे वो बंगाल हो, चाहे मणिपुर, नागालैंड, हिमाचल, कहीं भी हो, हम हर जगह हमारी स्थिति एक है। तो हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रही है? अब मैं कुछ स्टेट की बात करता हूं जहां महाराष्ट्र में कुछ स्टेप आगे बढ़ा गया था और मध्य प्रदेश में कुछ आगे बढ़ी गई थी, लेकिन फाइनली कंक्लूजन नहीं पहुंच पाया। मैं ये कहना चाहता हूं कि 3 बार महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा से संकल्प पारित किया, सन 1977 में, सन 1979 में और 1994 में, लेकिन फाइनली रजक समाज को आरक्षण नहीं मिल पाया। जब वहां शेड्यूल कास्ट में रिजर्वेशन देने के लिए स्टडी कराया गया, एक भांडे कमीशन बनाया गया। उस भांडे कमीशन ने भी अपने रिपोर्ट में लिखा कि जो रजक जाति हैं वो सोशली बैकवर्ड हैं, इकोनॉमिकली पीछे हैं, एजुकेशनली पीछे हैं और अनटचेबल हैं। दूसरी बात, जो वहां की एससी और जमाती आयोग है, उसने भी रिपोर्ट दिया कि शेड्यूल कास्ट, ये रजक जाति के लोग सोशली बैकवर्ड हैं, एजुकेशनली बैकवर्ड हैं और अनटचेबल हैं। इसके अलावा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने भी रिपोर्ट दिया कि ये सोशली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकल, एजुकेशनली बैकवर्ड है, अनटचेबल हैं। इसके बाद भी इवन सीपी एंड लोकल बेरार एक्ट 1948 में भी इस बात की जिक्र है कि एससी में था। सन 1941 में महाराष्ट्र में एक भंडारा जिला है, भंडारा जिले में रजक समाज को एससी में रखा गया, लेकिन बड़ी चालाकी से बाद के दिनों में महाराष्ट्र सरकार ने उसे हटा दिया, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है अंडर आर्टिकल 341 में अमेंडमेंट लाके पार्लियामेंट से ही उसको हटाया जा सकता है। ये स्टेट का अधिकार क्षेत्र के बाहर है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इसे हटा दिया। इसके बाद जो तमाम कमेटी की रिपोर्ट आने के बावजूद, इसमें जब केंद्र को रिपोर्ट भेजा जा रहा था, उस समय बड़ी चालाकी से जिनका अपना हित क्लास हो रहा था, उन्होंने रजक समाज के एजुकेशनल स्तर को 69% कर दिया, बड़े ही चालाकी से। और ये गलती करके और रजक समाज को केंद्र के पास जब रिपोर्ट भेजा तो उसने कहा कि ये तो एससी के लायक ही नहीं है, ये तो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ये लोग समाज है, इसलिए इसको एससी में नहीं रखा जा सकता है। अब आइए भोपाल में भी 1998 में, 2006 में, 2016 में ये अशासकीय संकल्प पारित हुआ मध्य प्रदेश में, और ये कहा गया कि ये जो कौम है ये एजुकेशनली बैकवर्ड है, सोशली बैकवर्ड है और अनटचेबल है। और इसमें यह भी कहा गया कि जो भोपाल है, रायसेन है और सीहोर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में रजक समाज एससी में आता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जब भंडारा जिला में महाराष्ट्र में एससी में आता है और जब भोपाल, रायसेन और सीहोर में ये एससी में आता है, तो जो गृह मंत्रालय का गजट है, गजट संख्या 151, जिसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर प्रदेश के किसी भी एक जिले में अगर रजक समाज शेड्यूल कास्ट में आता है तो वो पूरे के पूरे उस स्टेट में शेड्यूल कास्ट का हकदार है। ये मध्य प्रदेश में भी प्रूफ होता है। हम 3 जिले में एससी में हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, तमाम जगह और भी हैं, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफी, अन्याय किया गया है। दोस्तों, अगर हम थोड़ी शिद्दत से इस लड़ाई को लड़ लें तो सफलता आपके बहुत करीब आके खड़ी है, बस इसे लेना है। और आज आप लोगों ने जो अपनी चट्टानी एकता का परिचय दिया है, हमें लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब नागेश्वर राय और प्रागीलाल राजन और शिंदे जी के नेतृत्व में आप अपनी हक लेकर रहेंगे। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो गृह मंत्रालय का गजट निकला था उसमें 5610 के तहत गृह मंत्रालय के आदेश के आलोक में समाज कल्याण मंत्रालय ने पूरे भारत के समाज कल्याण मंत्रालय को, विभाग को उसने चिट्ठी लिखा कि यह रजक समाज को पूरे भारत में शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया जाए, लेकिन आज तक नहीं हुआ।
155-48 गजट संख्या में ये अगेन गृह मंत्रालय ने कहा कि इसे पूरे भारत में एससी का दर्जा मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। कहां गया वो 3 सर्कुलर? दोस्तों, आपको वो ढूंढ के निकालना होगा वो 3 सर्कुलर, और अपनी आजादी और अपनी आरक्षण की लड़ाई को धारदार हथियार की तरह उसको इस्तेमाल करके उसे लेना पड़ेगा। आप सक्षम हैं और आप एलिजिबल हैं, इसलिए आप लेना चाहिए। क्योंकि हमारा कहने का मतलब जो एक नेशन एक आरक्षण का डिमांड है, वो डिमांड नहीं, ये तो नाइंसाफी के खिलाफ एक लड़ाई है। ये तो हक है जो आपके हक को छीन लिया गया, गलत तरीके से छीन लिया गया। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं जनरल हूं, मुझे एससी बना दिया जाए, मैं ये नहीं कहता हूं। हम तो एससी हैं, एससी थे, एससी से किसी कारण बस हटा दिया गया, उसका स्टेटस मैं मांग रहा हूं। क्योंकि मुझे मालूम है कि जहां भी रजक समाज के लोग एससी में आते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई, उनकी सामाजिक एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है, अनटचेबल कम, उनकी स्टेटस कम हो रही है और उनकी हर तरह की स्थिति अच्छी हो रही है। इसलिए क्यों नहीं हमें पूरे भारत वर्ष में अगर हम क्वालिफाई करते हैं तो भारत वर्ष के 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में समान रूप से रजक समाज को एससी का दर्जा प्राप्त हो। क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे पास और कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, कुछ भी नहीं है। आज आपको सुन के आश्चर्य होगा कि भारत वर्ष में पर एनम 80 अरब डॉलर का कपड़ा धुलाई का बिजनेस है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उसका 1% का फायदा रजक समाज को नहीं मिल पाता है। सारे 60 सेठ साहूकार उसका फायदा लेके जाते हैं। आज बड़े बड़े ड्राइंग क्लीनिंग आ गए हैं, बड़े बड़े कपड़े धुलाई का कारखाना खुल गए हैं, हाई लेवल का डिटर्जेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। 7,20,000 करोड़ में आपका भागीदारी शून्य है। आप करेंगे क्या? जो आपको जमीन कपड़े धोने के लिए शहरों में मिले थे, दबंगों ने उसको हथिया लिया, सारे तालाब भर गए और नदियों में गंगा सफाई के नाम पर, नदी सफाई के नाम पर आपको कपड़ा धोने से रोका जा रहा है। आप शहरों में जिंदगी बहुत महंगी हो गई है। आखिर धो भी जाए तो कहां जाए? अगर उसे पैसे में प्रॉब्लम, अगर उसे आरक्षण ना दिया जाए, मैं इस मंच के माध्यम से सरकार को यह मांग करता हूं कि आप धोबी जाति के साथ अब तक जो अन्याय हुआ है, कम से कम इसको रेक्टिफाई कीजिए और आगे अन्याय होने से रोकिए। मेरी आबादी 5 करोड़ 22 लाख है। अगर 15 स्टेट में हम एससी में हैं तो अभी भी 2.5 करोड़ की आबादी एससी से बाहर है। मैं आश्वासन देता हूं कि जो पार्टी, जो भी पक्ष हो विपक्ष हो, आज अगर वो हमारी मांगों को पूरा करता है तो 2.5 करोड़ वोट उनका पक्का हो जाएगा। अकेले 40 लाख वोट मध्य प्रदेश के विधानसभा में पक्का हो जाएगा। इसलिए मैं पार्टी को आह्वान करता हूं, आओ हमसे बात करो और हमें एससी का स्टेटस दो, बदले में वोट लो। लेकिन हमारी आर्थिक हमारी स्तर को उठाना पड़ेगा। मैं नागेश्वर राव जी से भी परमिशन लिया था कि मैं एक किताब लिखा हूं। मैं ये इस पार्ट को खत्म कर दिया। मैं एक किताब लिखा हूं, उसका हाईलाइट थोड़ा देना चाहता हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप, ये एक अच्छा अवसर है जब आपको ये जानना चाहिए कि आपके समाज में कितने विभूति पैदा हुए, कौन कौन हैं जो आपके समाज के हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी नहीं जान रहे हैं। मैं इनसे परमिशन लेके 2-4 मिनट उस पर अपना वक्तव्य देना चाहता हूं। देखिए, आपका समाज एक बहुत रिच समाज है। आपने कभी टुंठा धोबी का नाम सुना होगा। जब श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस से लड़ाई करने के लिए गया तो टुंठा धोबी कपड़ा लेकर आया और श्री कृष्ण की सेना ने उससे कपड़ा मांगा। उसने कपड़ा देने से इनकार कर दिया और युद्ध किया। उसके सेना उसे नहीं ले पाए। अंत में श्री कृष्ण ने उनके दोनों हाथ को काट दिया, लेकिन फिर भी वो नहीं दिए और बाद में उनको दोनों हाथों को जोड़ा और
श्री कृष्ण भगवान ने उस टुंठा धोबी से धोबी पछाड़ की कला सीखी और उस धोबी पछाड़ के बदौलत श्री कृष्ण ने अपने कंस मामा पर विजय प्राप्त किया। मतलब अन्याय के प्रति न्याय की प्राप्ति, विजय की प्राप्ति हुई। दोस्तों, वो टुंठा धोबी आप ही के बीच का एक व्यक्ति था जो इतना बड़ा ये था कि मैं किसी भी हालत में मैं कंस मामा का रोटी खाया हूं, मैं गद्दारी नहीं करूंगा। आपको फक्र होनी चाहिए कि एक साधारण सा अदना सा कपड़ा धोने वाला व्यक्ति इस तरह का सोच रखता है। कितना रिच है आपका समाज। सोमा रजक, आज जब कौरव का पूरा लोग मर गए थे, पांडव बचे थे, तो उत्तरा की जो अंदर में कोख में जो बच्चा पैदा होने वाला था वो भी बहुत तहस नहस हो गया था। तो युधिष्ठिर बहुत परेशान थे, तो उसने जो है अपना गए अपने दादाजी के पास और उसने कहा कि भाई क्या किया जाए। तो उसने कहा कि सोमा रजक का व्रत रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज जानते हैं जो सोमवार अमावस्या होता है वो रजक, सोमा रजक के नाम पर होता है, आपको पता होना चाहिए। और आज मैं बताता हूं कि रामायण राम के शायद भूलने आ रहे कम, आज ठीक है। आज मैं बता रहा हूं कि जो राम के दरबार में जो एक धोबी था वो काफी निपुण और पढ़ा लिखा था। वो राम को हर मैटर पर सलाह देता था। ये सब हमारे पौराणिक सभा में है। और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे धोबी समाज में एक राजा हुए, टका राज परिवार, जिसकी राज सत्ता थी झारखंड, बिहार, उड़ीसा, इन सबों में उसकी सत्ता चलती थी। आज भी अगर आप झारखंड में जाएंगे तो दिलमुलगढ़ में जो उस राजा का आज भी अंश आज के उसके लोग रहते हैं। और आप ही के समाज से क्रांतिकारी नारी चाकली एल्लमा जो आंध्र प्रदेश में पैदा हुई और आंध्र प्रदेश में उन्होंने बड़ी लंबी लड़ाई रखी। उन्होंने जमींदारों के प्रति लड़ाई लड़ा, उन्होंने नारी समानता के प्रति लड़ाई लड़ा। जो ऊंचे कास्ट के लोग के नारियां थी वो नीचे कास्ट के नारी को डोरा कहती थी, जो ऊंचे जाति के भोग की वस्तु समझती थी। इन्होंने उसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ा। और आपको मालूम होना चाहिए कि 5 प्यारों में से एक मोहकाम चंद धोबी थे। जब औरंगजेब का अत्याचार बढ़ रहा था उसी समय गुरु गोविंद सिंह ने 5 लोगों का बलि मांगा। उसमें आप ही के समाज के एक मोहकाम चंद धोबी ने बलि देने के लिए आगे आया। उसी तरह रामचंद्र धोबी, जब जम्मू कश्मीर इंडो पाक का युद्ध हो रहा था उसी समय कर्नल फानल को गोली लगी। एक हाथ से उसने कर्नल फानल को संभाला, दूसरे हाथों से दुश्मन के खट्टे गोली मारते हुए नियरेस्ट पोस्ट में पहुंचाया। और आज तक भारतवर्ष में 2 सिविलियन को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। आपको आश्चर्य होगा कि एक आपके धोबी बिरादरी के थे। बहुत सारे बातें हैं, लेकिन प्रागी लाल जी मेरे बगल में आके खड़े हुए, इसलिए मैं उनका सम्मान रखते हुए अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करेंगे। और मैं इस मंच में उपस्थित जितने भी लोग हमारी बातों को गौर से सुना, मैं उनको धन्यवाद देता हूं।